हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेट नंबर 4 तक क्वेश्चन देखा था। तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे f इक्वल टू दिया हुआ है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो f इक्वल टू 10 होगा, प्लस में होगी इसकी वैल्यू। हमसे पूछा हुआ कि वस्तु और इसके प्रतिबिंब की दूरी, तो हमसे पूछा है यहाँ से कि इधर u रखा है और इधर वो v बन रहा है, तो यहाँ जो बीच में लेंस रखा हुआ है इनके इनके बीच की दूरी पूछा हुआ है। और हमसे यहाँ पे बोल रखा है कि एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें लेंस का फार्मूला पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और हमसे यहाँ पे बोला है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से हम पहले v और u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें एक फार्मूला पता है कि I इक्वल टू होता है, यहाँ से I इक्वल टू I अपन O इक्वल टू v अपन u। हमसे बोला वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू किसी के x मान लेते हैं, मान के चलिए प्रतिबिंब माइनस x मान लेते हैं, इसको x, दोनों की वैल्यू x ही है क्योंकि वास्तविक है, इसलिए हमने माइनस यहाँ यूज किया है। और v इक्वल टू v अपन u, तो हम यहाँ से v बराबर माइनस यू रख देते हैं यहाँ पे इस फार्मूले में। तो यहाँ पे 1/10 1/v, v के जगह माइनस यू रख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस यू आ गया और यहाँ पे माइनस यू पहले से है। अब यहाँ पे 1/10 एलसीएम हो जाएगा u, और यहाँ पे -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा -20। और हमने यहाँ पे माना हुआ है कि जो v की वैल्यू है वही u की वैल्यू, तो u का मान भी 20 और v का मान भी 20। और हमसे ये दूरी पूछी, यहाँ पे देखेंगे हमसे यहाँ सवाल पूछा है कि वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, तो वस्तु इस साइड रखी है, प्रतिबिंब इस साइड बन रहा। अगर ये दूरी 20 है और ये भी दूरी 20 है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये उत्तर होगा हमारा, तो हो जाएगा डी वाला सवाल। अगला पूछा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा, ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर फार्मूला अगर हम यहाँ पे गलत लगा दें तो सारा उत्तर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो याद रखिएगा हमेशा 1 से कम होता है। इसलिए 1 से कम होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में, सॉरी यहाँ पे एक ये चीज हो सकता है, हमसे उत्तल दर्पण पूछा है। तो उत्तल दर्पण जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा तो छोटा बनता है, तो हमें जाएगा 1 से कम। अब यहाँ बोला अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही कहते हैं, यह बात याद रखिएगा, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो हमसे पूछा है कि अगर फोकस दूरी 20 है तो इसमें बस 100 का डिवाइड कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, 100/20, 20×5 = 100, प्लस में वैल्यू आती है तो +5 हो जाएगा। अगला है कि एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो हमें बोला है कि न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। तो याद रखिएगा विचलन हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं विबग्योर एक किसका ट्रिक होता है, मतलब इसी रंगों में विभक्त होता है। तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल अच्छा है, 5 नंबर वाला सवाल, कि किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के, सेम पदार्थ है, अगर याद रखिएगा यहाँ पे पदार्थ बोला है कि इसी पदार्थ के, जब पदार्थ सेम होता है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी सेम हो जाता है, वो नहीं बदलता। तो इसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं एक वायर हमारे पास है जिसका प्रतिरोध R दिया हुआ है कि 4 ओम है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं L है, L इक्वल टू L ही मान लेते हैं, और A इक्वल टू A मान लेते हैं। बोला है कि सेम तार है और इसका लंबाई जो है L इक्वल टू, मान लेते हैं L इक्वल टू यहाँ पे 2L है इसके लिए, और A इक्वल टू जो है A/2 है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, R इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। यहाँ पे रख देंगे वैल्यू पहले वाले में, 4 बराबर रो
L बाई ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इसमें रखते हैं R इक्वल टू रो इंटू एल की वैल्यू है 2L, और यहाँ पे ए की वैल्यू A बाई 2। ये दो ऊपर चला जाएगा तो R इक्वल टू बन जाएगा रो इंटू 2 और 2 हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू L बाई ए। इस 4 को बाहर कर लेते हैं तो R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे R डैश मान लेते हैं इसको नए प्रतिरोध के लिए, यहाँ भी R डैश, यहाँ भी R डैश कर लेते हैं दूसरे तार के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे रो इंटू एल बाई ए। ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 के जैसी है, और इसकी वैल्यू हमने 4 रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा R डैश इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 ओम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि 6 नंबर सवाल में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। फार्मूला पूछा है, तो हम जानते हैं P इक्वल टू वी आई होता है। अब V बराबर आई आर रख देंगे तो P बराबर आई स्क्वायर आर बन जाएगा। यहाँ पे रख देंगे I इक्वल टू रख देंगे हम V बटा आर। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर V बटे आर। अब V बटे आर अगर हम यहाँ पे रख देंगे I की जगह पे, तो P बराबर बन जाएगा V स्क्वायर बटे आर। इसमें यही वाला है जो एक ऑप्शन सी वाला नहीं सही, आई आर स्क्वायर कुछ नहीं होता, आई स्क्वायर आर होता है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि किसी धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पूछा है कि क्या होता है दूरी बढ़ाने पर। तो हम जानते हैं कि दूरी बढ़ाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो घटता है, जैसे जैसे दूर बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला व्युत्क्रमानुपाती, तो मतलब सीधा सीधा लिखे तो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। एक और होता है, कभी कभी ये पूछ सकता है, जो प्रतिरोध विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन आयन, ये तो सीधा सीधा दिखता है कि H+ जो होता है वो अम्लीय दिखाता है, और OH- जो होता है वो क्षारीय दिखाता है। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल। पूछा है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणुओं की संख्या होती है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यही 10 वाला हो जाएगा उत्तर इसका, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। पूछा है कि निम्न में से कौन सी अधातु है। तो क्रोमियम धातु है, आयरन भी धातु है, पारा भी धातु होती है जो कि एक सिंगल मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है पारा। हमारे पास ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा हीलियम, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक में ये इसको अक्री गैस भी कहते हैं। अक्री गैस में सबसे हल्की गैस हीलियम है। धातुओं के लिए कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। पूछा है कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धनायन बनाती हैं। ये बात तो सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती, सही, वो तो पहले दूसरे ऑप्शन में दिख रहा। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। बोला कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये बात गलत है। धातुएं सहसंयोजक तो बनाती ही हैं, बट धातुएं आयनिक भी बनाती हैं। तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है, हमसे गलती पूछा था तो गलती ही सही है, पहला वाला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कराने में क्या बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। बोला इसमें जल मिलाने पर तो H2O मिलाएंगे, 3/2 कर लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 3/2 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। इसका नाम याद रखिए, कभी कभी इसका नाम पूछता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और सेमीहाइड्रेट दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि हेमी जो है लैटिन वर्ड है, सेमी जो है नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इसको अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं, और इसको कहते हैं डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट तो बन जाएगा जिप्सम। अब इसमें इप्सम भी जान लीजिए, इप्सम क्या होता है। इप्सम जो होता है वो मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है, MgSO4 इंटू 7H2, ये इप्सम होता है। चूना पत्थर पूछा है हमसे, तो चूना पत्थर जो होता है COCO3 बोलते हैं चूना पत्थर। अगला है कि एथेनॉल को सोडियम के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो एथेनॉल जानिएगा, एथेनॉल शराब को कहते हैं, C2H5OH ये एथेनॉल है। इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो सोडियम रिप्लेस कर देगा H को, तो बन जाएगा C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड, और उसके साथ एक गैस निकलती है जो कि है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये 14 नंबर सवाल हम बहुत बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या जो है, हमसे पूछा है कितना होता है लिंग गुणसूत्रों की संख्या। इसमें लगभग आप 99% सवाल आपका ये गलत हो सकता है, क्योंकि अगर सवाल नहीं पढ़ेंगे तो। हमसे पूछा है लिंग गुणसूत्रों की संख्या, आप तुरंत 23 मार के आएंगे, गुणसूत्र देखेंगे, मानव देखेंगे, मार। बट यहाँ पे ऑप्शन होगा ये 2 वाला। इसलिए 2 होगा क्योंकि मानव में जो होता है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 23 दूना 46 हो जाएगा। बट उसमें भी 23 में 22 जोड़ा और 2 जोड़ा अलग अलग होते हैं। 22 जोड़ा जो होता है उसको कहते हैं कायिक गुणसूत्र, और जो 2 जोड़ा होता है इसको कहते हैं आटोसोम। आटोसोम का मतलब इस 22 जोड़े में से शरीर का निर्माण होता है। बट ये 2 जोड़ा जो होता है इसी को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। मतलब बोलेंगे तो 1 जोड़ा, बट यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा। हमसे पूछा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 23 वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। हमसे पूछा यहाँ पे देखिए लिंग गुणसूत्र पूछा है। अगर ये लिंग ना होता, मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछता, तब तो 23 जोड़ा होता। अगला है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार स्रोत के विघटन को क्या कहते हैं भाई, श्वसन कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाके दहन होता है ग्लूकोज का, तब श्वसन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊष्मा निकलती है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले चैप्टर में कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला सवाल है कि बोला हमसे कि मनुष्य का सोचने वाला भाग क्या, ये अग्र मस्तिष्क होता है। और जैसे छींक आती है, खांसी आती है, तो ये पश्च मस्तिष्क का काम होता है। अगला है 17 नंबर सवाल कि एक लिंगी पौधा, ये आप पढ़ जाइए, इसको रट जाइए कि पपीता, ये बार बार ये सवाल पूछता है, एक लिंगी द्विलिंगी वाला। एक कोशीय स्तर पर, ये ऊर्जा स्तर आप याद रखिएगा। ऊर्जा स्तर का जो क्रम होता है, यहाँ पे कोई भी चीज, यहाँ पे अगर 100% तो इसका 10% इसमें ट्रांसफर होगा, तो इसका 10% यहाँ पे, फिर इसका 10% एक, फिर यहाँ पे 0.1। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर है, मतलब घटता हुआ स्तर है। 10% ऊर्जा का ट्रांसफर अपने अगले वाले में होता है। ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला में पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब आप कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें जितनी ऊर्जा होती है आप उसका 10% ही एब्जॉर्व कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट मटेरियल हो जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है पूछा हमसे, तो CO2 और H2O मिलता है तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल भी बनता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, एक एथिलीन भी कभी कभी पूछता है, बट यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है ये महिला में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने IPSC पे, फिर उसके बाद अगले सेट में चलेंगे। यहाँ पे है IPSC 7 नंबर सवाल में, बाकी सवाल भी बताया जाएगा, बट इसमें ऑब्जेक्टिव और IPSC बता देते हैं इस वीडियो में। अब बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ हमसे बोला हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम लिखिए। तो यहाँ पे C, यहाँ भी C, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ भी C। हाइड्रोजन बस कार्बन की वैलेंसी के लिए आता है, जैसे कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ 4 होती है, तो यहाँ पे उसने यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ पे H और यहाँ पे H, बाकी कार्बन की वैलेंसी फिट हो गया। नाम लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नंबरिंग इसकी चाहे इधर से करिए, 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो सेम होगा, दोनों साइड से सही होगा। तो 4 कार्बन की चेन को हम लोग कहते हैं ब्यूट, हिंदी में लिख देते हैं ब्यूट। जितने नंबर पे है लगा हुआ, 2 नंबर पे तो लिख देंगे। और जो इसका जो अनुलग्न होता है, जिसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन। आइन का मीनिंग होता है YN, यहाँ पे लिखते हैं ब्यूट टू आइन। या इसके लिखने का और तरीके हैं, 2 बाहर निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, ब्यूटाइन या ब्यूटाइन। ये लास्ट में भी लिख सकते हैं 2, तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला है यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, इसमें ध्यान से देखिएगा क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह को इसमें है जो एल्कोहल है वो 1 2 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन। प्रोप भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, इसीलिए प्रोपेन बोल। जितने नंबर पे है लिख देंगे वो नंबरिंग। और याद रखिएगा बीच में हाइफन लगाते, एक वर्ड और एक अंक जो लेटर होता है यहाँ पे और नंबर होता है उसके बीच में हाइफन लगाते हैं, हाइफन डैश से छोटा होता है, लगाना जरूरी है, IPSC का रूल है। अगर 2 नंबर आते हैं तो कामा लगाते। तो प्रोपेन टू ऑल, इसका जो अनुलग्न होता है प्रोपेन टू ऑल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2
प्रोपेनॉल। ये हो गया। तो आइए चलते हैं अब अगले सेट में, सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 है ये। तो सवाल नंबर 1 है इसमें कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो पहला है कि उत्तल लेंस होना चाहिए, और उत्तल लेंस में भी जितना फोकस दूरी उसकी ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 में 10 फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे, ये पहली परत वायुमंडल की, दूसरी परत, तीसरी, चौथी, तारे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से प्रकाश चलता है तो इसका अपवर्तन ऐसे ऐसे होता जाता है हर एक वायुमंडल में, इसीलिए हमको लगता है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। याद रखिएगा, अगर तारे की पोजीशन आपको यहाँ से किसी को यहाँ से देख रहा हो वही कोई बालक, तो ये तारे का आभासी स्थिति है, जबकि उसकी वास्तविक स्थिति कहीं और हो सकती है। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पे बोला है, तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, हम जानते हैं कि अनंत से आएगा तो समांतर चलेगा, असमांतर चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आभासी बनेगा और बहुत छोटा सा बनता है, डॉट डॉट बिंदु ऐसा। श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण बोला है। तो सबसे अधिक विचलन कोण किसका होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि विबग्योर उसका एक ट्रिक है। तो इसमें न बैगनी दिया है न लाल दिया है, अब दोनों नहीं है, अब उसमें से कौन होगा। तो हम जानते हैं विबग्योर वाला, तो वायलेट नहीं दिया है, इंडिगो पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीला वाला। नीला लगभग बैगनी को ही माना जाता है। देखते हैं कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पे पूछा है कि ओम किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का। वाट जो है विद्युत शक्ति का, एम्पियर जो है विद्युत धारा का, वोल्ट विद्युत विभवांतर। तो इसमें से खोज लीजिए कि चौथा का चौथा कहाँ पे है। चौथा का चौथा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है, मतलब बी और सी तो पहले कट गए। अब यहाँ पे बचा हुआ है कि दूसरा का तीसरा, तो दूसरा का तीसरा ही पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि एक दो प्रतिरोध है आर और 2R, दो इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R प्लस 2R बराबर हो गया 3R। मान लेते हैं इसका जो भी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आएगा उसको बाद में देखेंगे। अगला पूछा है कि फिर श्रेणी क्रम के बाद इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको 1/R, इसको मान लेते हैं कि R1 की वैल्यू है, और यहाँ पे मान लेते हैं R2, जो भी जोड़ने के बाद आएगा। तो 1/2R, एलसीएम हो जाएगा 2R, यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे 1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2R। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R/3। हमसे वैल्यू पूछा है R1/R2 क्या होगा। तो R1/R2 इक्वल टू R1 की वैल्यू 3R और R2 की वैल्यू 2R/3। ये ऊपर चला जाएगा, R से R कट गया, 3×3 9/2। तो 9/2 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा थ्योरेटिकली, और यहाँ पे इसमें क्या होगा कि हमें लगाना पड़ेगा फ्लेमिंग का नियम। अब यहाँ पे चेक करिएगा इसको समझने के लिए। सपोज दैट हमें बोला है कि क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन है, तो बस इतना याद रखिए ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर होगी। अब हमसे बोला है कि ये कागज तल के लंबवत कैसे होगा। तो आप अपने उंगली को इस प्रकार मोड़िए कि उंगली बाहर की तरफ निकले और विद्युत धारा उल्टी दिशा में। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे लगा के, तो ये हमेशा कागज के तल के नीचे की ओर आएगा। अब इसको समझने के लिए आपको खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अगर पढ़े हैं तब तो हो जाएगा। चलिए इसको समझा देते हैं कैसे है। सपोज दैट कि
हमारे पास ये इधर इधर की साइड जो है, यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो ऊपर की साइड है, ये इधर की तरफ विद्युत धारा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें इसको ना, इस विद्युत धारा को इस प्रकार पकड़ना है जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो अगर इसको हम तर्जनी उंगली को इस साइड रख के और जो बीच में मध्यमा उंगली इसको इस साइड रखे, तो ध्यान से देखेंगे ये आपका अंगूठा बाहर की तरफ आएगा। तो ये तर्जनी उंगली है, यहाँ पे लिख देते हैं तर्जनी, मतलब अंगूठे के बगल वाली। ये मध्यमा जो मिडल फिंगर है वो, और ये अंगूठा है। अगर अंगूठा बाहर की तरफ है तो कागज के तल के लंबवत की ओर, ऊपर की ओर। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो नीचे की ओर। तो देखेंगे आपका ना ऊपर की ओर आएगा तो कागज के तल के लंबवत की ओर होगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आप ये जो तर्जनी उंगली है, एक पेज ले लीजिए। तर्जनी उंगली पर ये तर्जनी उंगली ऊपर की तरफ होगी, मध्यमा मध्यमा इसके साइड होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा मतलब विद्युत धारा की साइड। तो आप देखेंगे अंगूठा आपका बाहर की साइड निकला हुआ दिखेगा, तो उसी को कहेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, पूछा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह। तो इसको पहले ना संधि विच्छेद कर लिए, प्रोपेन प्लस अल, और जो अल होता है एल्डिहाइड को होता है, तो इसका फार्मूला होता है CHO, सिंबल होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7। नीचे में कीटोन में कौन सा, मतलब कीटोन कहाँ पे है, तो नाम में दिखेगा, इसमें ओन दिख रहा है, जिसमें ओन दिख रहा है, जैसे मेथेनॉल, ऑल दिख रहा है, एथेनॉल, इसमें भी ऑल। प्रोपेनोन, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि एसीटोन का आईपीएससी नाम क्या होता है। याद रखिएगा प्रोपेनोन। एसीटोन का जो हम यूज करते हैं नेल पेंट रिमूवर के जैसा करते हैं, जो नेल पेंट लगाते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम एसीटोन का, मतलब हटाने के लिए एसीटोन का प्रयोग करते हैं। पूछा कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के नीचे 4 लोग, कॉपर, Hg, Ag, Au। ये चारों के चारों हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते, तो इसमें देख लीजिए कौन है। ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये के वाला करेगा, पोटेशियम कर जाएगा। अगला है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर, याद रखिएगा भर्जन और निस्तापन क्या होता है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है, और निस्तापन में भर्जन को रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग, और निस्तापन को कैल्सिनेशन कहते हैं। इसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा निस्तापन वाला ऑप्शन। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिब्स Fe, मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि Fe ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी मतलब पौधे की बात कर रहा है, यहाँ पे चाहिए ही, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, इनमें से सभी। यहाँ फिर पूछ लिया, एक सेम सवाल था उसमें पूछा था, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है, एड्रिनलिन ये पाया जाता है पौधे में। अच्छा, पूछा है कि कौन सा पादप हार्मोन है। एड्रिनल तो मनुष्य में ही पाया जाता है, थायरॉक्सिन भी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। परागकोश होते हैं परागकण। अगला है कि पुनर्जनन कहाँ पे होता है, पुनर्जनन पढ़े होंगे, मुकुलन, ये सब एक ही टॉपिक में है। तो पुनर्जनन हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा पुनर्जन्म, हो जाएगा प्लेन एरिया में। और याद रखिएगा मुकुलन पूछेगा तो मुकुलन होगा हाइड्रा में होता है मुकुलन। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा परितंत्र में उत्पादक, उत्पादक मतलब जो उत्पादन के रूप में होता हो, हरा पौधा, क्योंकि ये सब उत्पादक नहीं है, ये सब भक्षक करने वाले हैं, उत्पादक नहीं उपभोक्ता हो सकते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के मटर के गोल, जो लंबे सफेद, सभी में, यहाँ पे हो जाएगा इसका डी वाला। आइए देखते हैं इस वाले सेट का आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हमसे एक सवाल पूछा है 5वां नंबर, 5वां नंबर हमसे पूछा है, देखिए यहाँ नाम दे दिया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखनी पड़ेगी, फार्मूला फिर आईपीएससी नेम। तो एसिटिलीन का फार्मूला आता है C2H2, अभी भी इसका आईपीएससी नहीं बना पाएंगे। CH3 COOH, यहाँ पे इसको ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 COOH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
याद रखिएगा एसिटिलीन जो है फल पकाने के काम आता है। और इसको एसिटिक अम्ल का फार्मूला याद रखिएगा। कभी ये फार्मूला देके पूछ सकता है, कभी ऐसे पूछ सकता है जैसे सवाल पूछा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2, 2 कार्बन की चेन, और फिर यहाँ पे इसको नाम लिखेंगे तो हो जाएगा एथ, और एथ में आइन जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथाइन। याद रखिएगा यही इसका नाम है और कोई अदर नेम नहीं है। अब इसलिए इसका नंबरिंग एक ही, मतलब एक ही नंबर पे गिनने के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग नहीं लिखते, इसका 1 नंबर नहीं लिखते तो चल जाता है। अब यहाँ में इसमें नंबरिंग देखिए, इसमें COOH क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे लास्ट में दिख रहा होगा। अब जब इसमें COOH क्रियात्मक समूह है तो यहाँ पे इसका हम जानते हैं कि इसका जो अनुलग्न होता है ओइक होता है। कार्बन की चेन बनाएंगे तो गिनेंगे यहीं से 1 और 2 तो बन जाएगा एथेन। एथेन में ओइक जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये इसका IPSC नाम बनेगा। अब चलते हैं अगले सेट में। सेट नंबर 7 है कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो हमसे बोला है, याद रखिएगा यहाँ पे पूछा हुआ है लेंस, न कि कुछ और। तो पूछा है छोटा बनता है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस में तो बड़ा बनता है, समतल लेंस में बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे उत्तल लेंस ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गोली दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। तो बोला यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। यहाँ पे अगर हम बोला है दर्पण, कोई भी दर्पण मान लेते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो बोला है कि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी, आधा कर देंगे। आधा कर देंगे मतलब R/2 F = तो बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 2 मतलब उसका डबल कर दिए, मतलब 2 डायोप्टर का मतलब है P = होता है 100/F, F = हो जाएगा 100/P। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का भाग कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्लस है, ये माइनस मत मारिएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये किसी बच्चे का है जिसने हमें हर एक सवाल पे टिक कर रखा है। फ्यूज तार को निम्नलिखित में से घरेलू परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज तार बोला हुआ है, तो बोला गया है कि फ्यूज तार को जोड़ा जाता है जीवित तार से, याद रखिएगा, न कि भू संपर्क तार से, उदासीन तार से, क्योंकि मेन तार होता है। यदि शक्ति, कार्य तथा एक्स, सवाल बढ़िया है, शक्ति को उसने माना है x1, कार्य को मतलब W को माना उसने x2, और समय को माना है उसने x3। तो बोला बताइए इसमें से कौन सा संबंध। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, P बराबर होता है W/T। तो P की वैल्यू x1 है, इसकी x2 है और इसकी x3 है, यहाँ पे 3 बना लीजिए। तो ये वाला जिसमें होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे कुछ और बोला है, यहाँ पे सब इंटू में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक और चीज बना सकते हैं, x2 = लिख सकते हैं x1 × x3, अगर यहाँ से गुणा कर दे तो। अब ऑप्शन मैच कराते हैं, शायद मैच कर जाए। तो x2 = यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, ये इधर दिया है, ये वाला इधर दिया है, x1 × x3 = x2। अगला बोला है कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q = IT। तो Q का मान पूछा है 10 × 20 कूलम। प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी पिछले सेट में देखा, ½ इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट और मतलब अथवा सेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, 3 नाम है। 8.5 7 से अधिक है तो क्षारी, 7 से कम हो तो अम्लीय। ये सवाल देखिएगा। अगला है यहाँ पे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ CH3CH, मिसप्रिंट है, बना लीजिएगा, CH होगा न कि C सिर्फ। यहाँ पे CH होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो फिट होनी चाहिए। 1 2 3 यहाँ पे 2 नंबर पे देखेंगे। हाँ एक चीज और, 1 2 3 यहाँ पे CHO से ही नंबरिंग करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्रियात्मक समूह वही है, एल्डिहाइड है।
2 नंबर पे मेथिल है तो लिखेंगे 2 मेथिल, बीच में हाइफन लगाएंगे जब भी नाम लिखना शुरू करेंगे। 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन कहते हैं। अब प्रोपेन में अल जोड़ेंगे CHO का तो बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल, सी वाला ऑप्शन। 12वें कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व, तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 12वां कोष है, तो 1 2 तो होता है धातुओं में एस ब्लॉक में, 2 8 7 कुछ भी हो सकता है। तो 7 वाला जैसे मान के चलिए यही है, अपने एग्जाम्पल लेते हैं अपने से, तो 8 2 10 से 10 7 17, 17 पे क्लोरीन, क्लोरीन एक का है और धातु। अब कहेंगे यही क्यों हो सकता है, अब भाई 2 और 7 भी हो सकता है, तो 7 2 9 फ्लोरीन आएगा, ये भी तो अधातु ही है, तो 11 का ए। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, इसकी वह संयोजकता होती है 2, इसकी होती है, क्रॉस करा दीजिए तो बन जाएगा CaNO3 और इसके बाहर 2 लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। असंतृप्त पूछा है, तो असंतृप्त का मतलब होता है अगर एल्केन है तो संतृप्त है, एल्कीन और एल्काइन है तो असंतृप्त है। ध्यान से देखेंगे मेथेन है, मतलब इस पे फिट बैठा है CnH2n+2, n बराबर 1 रख के देख लीजिए, फिर n बराबर 2 रख के देखेंगे तो ये सही आएगा, क्योंकि 2 और 2 दूना 4 2 6, ठीक है, 3 दूना 6 2 8, ये भी सही है। ये एसिटिलीन है, अभी पीछे आया था C2H2, ये एल्काइन है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हमसे बोला था असंतृप्त, तो 13 का ये हो जाएगा। रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से, यहाँ पे लिखा हुआ है स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर जो बलून के जैसा होता है, प्रेस किया जाता है बाह में लगा के। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन तो नहीं होता, अग्नाशय से निकलता है बीटा सेल से, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, साइटोकाइनिन। अगले सवाल पे चलते हैं, 15 नंबर सवाल हम लोगों ने कर लिया। अगला सवाल है एक लिंगी पुष्प, अभी पीछे आया था यहाँ पे, यही हो जाएगा। पुनर्जनन ये भी आया था, प्लेनेरिया। ओजोन परत का क्षरण हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्टकट पे CFC भी कहते हैं। और फिर उसके बाद प्राकृतिक परितंत्र है वन। आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन है, तो चूहा खाने वाला, ये खरगोश भी खाता है, बिल्ली भी खाती, किसी ने, पौधे किसी को नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हरे पौधे। इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं IPSC का। IPSC इसलिए बताते हैं क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है, नंबरिंग नहीं पता चलती, क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, लेकिन मतलब नहीं पता होगा कौन कहाँ कैसे होगा। इस सेट में IPSC कहीं नहीं दिया है, क्योंकि IPSC जो था वो ऑब्जेक्टिव वाले में ही था, जो कि अब आगे नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, यही ऑब्जेक्टिव में ही एक IPSC था यहाँ पे, ये वाला। तो अब अगले सेट में हम लोग दूसरे टाइप के सवाल करेंगे, इसमें IPSC और बहुविकल्पी हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट है या सेट नंबर आप बता सकते हैं, आप डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन बना देंगे। कोई भी किसी भी टाइप का सवाल हो, 12th केमिस्ट्री हो या तो 10th की साइंस हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।